मैं ये समझता हूँ कि ये इंतहाई जाहिलाना किस्म का रद्द-ए-अमल था। तो आप बजाय इसके कि आप अपनी माँ को डिफेंड करें, आप अपनी माँ के खिलाफ हो जाएंगे। मे भी वो शायद ग्रूमिंग इस तरह की हुई हुई है कि मफाद परस्ती इतनी है कि जैसे ही मौका मिलता है हम मुल्क छोड़ के भागने को तरजीह देते हैं। पाकिस्तान में जो हालात ख़राब हैं, पाकिस्तान की गवर्नेंस सिस्टम, पाकिस्तान के मसाइल, ये हमने ठीक करने हैं, हमने मिल के ठीक करने हैं। मैंने देखा बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स जो हैं उसके ऊपर बड़े बड़े सीनियर लोग जो हैं वो बात करते हैं 60% जो है वो रियल एस्टेट गिर गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। EFS के प्लेटफॉर्म से मैं हूं जमाल खान, डायरेक्टर ऑपरेशंस EFS मार्केटिंग, और मेरे साथ हैं साजिद साहब, CEO EFS मार्केटिंग। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आपको आज अगेन हम खुशामदीद कहते हैं सबको अपने इस प्रोग्राम के तवसल से, और अपने जितने भी चाहने वाले उनका हम बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं कि हम इतने हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, हमें कमेंट्स हमारे जो है वो उसमें हमें अपनी राय से आगाह करते हैं, सजेशंस देते हैं, सवालात करते हैं जिनके ऊपर हम वक्तन फ़वक्तन वीडियोस डिफरेंट बनाते रहते हैं। आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक कंसर्न था जो कि कल 14 अगस्त हमारा गुजरा है, इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान, जिसके बारे में आजकल के नौजवान, आजकल के लोग इसको किसी और तरीके से मनाते हैं, जबकि इसके पीछे एक पूरी स्टोरी है कि इस 14 अगस्त को असल में हुआ क्या था। और इसके ऊपर बड़ी डिस्टर्बिंग वीडियोस हमने कुछ चंद देखी हैं जिसके ऊपर कौमी शनाख्त के ऊपर एक तरह का मुझे जो इट वाज वेरी डिस्टर्बिंग फॉर मी, मुझे बड़ा दुख हो, जिसके ऊपर लोगों ने अपनी शनाख्त को मिटाने की कोशिश की, जिसके ऊपर उन्होंने पासपोर्ट्स पाकिस्तान के फाड़े हैं और बड़ा बुरा भला कहा है कंट्री को, और उस कंट्री को जिसने उनको जन्म दिया, उस कंट्री को जिसकी वजह से वो आज इस दुनिया में माने जाते हैं, उनकी ऑथेंटिसिटी है। तो बीइंग पाकिस्तानी आई एम रियली वेरी हर्ट, और इसके ऊपर मैं चाहूँगा साहिब साहब आप कोई कहना चाहेंगे प्लीज़। नहीं, वाकई ये बड़ा डिस्टर्बिंग था मेरे लिए भी। मैंने वीडियो देखी है वो, और एक नहीं कई वीडियोस देखी हैं, बल्कि वो मैंने तो जो वीडियो देखी वो कलेक्टेड वीडियो थी, उसमें मुख्तलिफ लोगों के वो था, डिफरेंट वीडियोस ऐड अप हुई थी, और वो जो पासपोर्ट फाड़ रहे थे। मैं ये समझता हूँ कि ये इंतहाई जाहिलाना किस्म का रद्द-ए-अमल था इन हालात के ऊपर। अगर पाकिस्तान के हालात आज ठीक नहीं हैं तो उन हालात को ठीक ना होने की रीज़न हम खुद हैं। सबसे पहली रीज़न हम खुद हैं, उसके बाद बाकी कुछ इसके अंदर है, क्योंकि हम खुद इस एक विशियस लाइफ साइकिल जो चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, इसके हम सपोर्टर हैं। हमने किसी ना किसी शक्ल में इस पूरे साइकिल को, इस पूरे सिस्टम को सपोर्ट किया है। आज अगर वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, उनको पाकिस्तान के पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं रही और उनको नेशनैलिटीज़ मिल गई हैं, और वो वीडियोस पे आके अगर ये काम करते हैं और पासपोर्ट फाड़ते हैं और जो कुछ भी वो ये फजूलियात कर रहे हैं, उनको ये ख्याल ज़रूर करना चाहिए कि ठीक है, उनको एक वे आउट मिला, वो यहाँ से चले गए हैं, बट वो यहाँ पैदा हुए हैं, ये मुल्क है। मुझे इस चीज़ की इंतहाई तकलीफ़ हुई जब मैंने ये देखा। मैं ये समझता हूँ कि वो लोग रहम के काबिल हैं, उनकी तरबियत में फ़र्क है, जो भी है। उनके माँ बाप उनको ये नहीं सिखा सके कि जो आपकी धरती है, जो आपकी माँ है, आपने उसकी इज़्ज़त करनी है जिस मर्जी हाल में हो। अगर कोई नुकसान पहुंचाता है, आपकी माँ को नुकसान पहुंचाता है, तकलीफ देता है, कोई गाली देता है, जो भी है, तो आप बजाय इसके कि आप अपनी माँ को डिफेंड करें, आप अपनी माँ के खिलाफ हो जाएंगे। मतलब ये इतना जो है ना फ्रस्ट्रेटिंग है, मेरे पास अल्फाज नहीं है इसके ऊपर बात करने के लिए। मैं ये समझता हूँ कि ये उन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की, और बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, बल्कि मेजॉरिटी ऑफ द ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ इस चीज़ से एग्री करते हैं। वो पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करते हैं और करते रहेंगे और करते रहना चाहिए। हम सबको करते रहना चाहिए। पाकिस्तान में जो हालात ख़राब हैं, पाकिस्तान की गवर्नेंस सिस्टम, पाकिस्तान के मसाइल, ये हमने ठीक करने हैं, हमने मिल के ठीक करने हैं। आज मैं पाकिस्तान में यहाँ मौजूद हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ जिस तरह से भी, जिस कैपेसिटी में भी यहाँ पे मैं काम कर सकूँ। मैं जितना कुछ मुझे अल्लाह ताला ने दिया है, मैं इसी मुल्क के अंदर रहते हुए, इस मुल्क के अंदर ही इन्वेस्ट करते हुए मैं उससे बिज़नेस जनरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मुझ जैसे हज़ारों नहीं लाखों लोग यहाँ पे पाकिस्तान में रहते हुए काम कर रहे हैं, वो यहाँ से जाने से इनकारी हैं। वो ये कहते हैं कि आज हमने पाकिस्तान में ही रहना है, पाकिस्तान ने हमें दिया है, अच्छे वक्तों में दिया है, आज पाकिस्तान को ज़रूरत है, आज हम यहाँ पे रहेंगे। कुछ लोग जो है वो इतने अब कह सकते हैं कि चलो तगड़े असाब के मालिक नहीं होते, वो गिव अप कर देते हैं जल्दी,
उनको या अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी मिल जाती हैं, वो चले जाते हैं पाकिस्तान से। लेकिन वो जाते हैं पाकिस्तान से तब भी पाकिस्तान की मोहब्बत उनके दिल में ज़रूर रहती है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो यूएस में बैठ के बहुत बड़ी बड़ी चेन्स चला रहे हैं, पाकिस्तानी फूड चेन्स चला रहे हैं, और मल्टीपल उनके पास ब्रांचेस हैं, मैं नाम नहीं लूँगा मतलब फॉर रीज़न, बट वो वहाँ से अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए खुद आते हैं, यहाँ पे अपनी ज़मीनें आबाद करें, बंजर ज़मीनें अपनी दोबारा आबाद करें, जिनको छोड़ दिया गया था, जिनको जो उनके वालिदैन शायद कभी उसके ऊपर खेती बाड़ी करते थे, मैं जानता हूँ कि वो आज आके उसको आबाद करें। एक बड़ा पॉजिटिव और एक बड़ी ज़बरदस्त हमें मोटिवेशन उससे मिलती है। ये भी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, और दूसरे एंड पे ये तो इंतहाई जाहिलाना वो है। मैं इसकी मजम्मत करता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि हर वो पाकिस्तानी इन मसाइल के हल के लिए हम ज़रूर बैठें, हम सोचें, हम बात करें, हम एहतजाज करें, लेकिन एहतजाज उस सर्कल के अंदर रहते हुए, और सर्कल जो है ये बाउंड्री लाइन है। अगर आप पाकिस्तान के ऊपर बात कर रहे हैं तो आपका पाकिस्तान के साथ स्टेक होना चाहिए। अगर आप समझते हैं कि आप पाकिस्तानी नहीं हैं और आपने पाकिस्तानी पासपोर्ट छोड़ दिया है, तो वो बिल्कुल वो जो सिंगर, क्या नाम था उनका, मैं तो नाम भी भूल गया, कभी मैं बड़ा शौक से सुनता होता था उनको, समी व्हाटएवर, उनने पाकिस्तान छोड़ा, इंडिया की नेशनलिटी ली, अदनान समी, ठीक है, सो बी इट, वो वहां पे है। अगर वहां से वो बात करेगा तो एज एन इंडियन बात करेगा, बिल्कुल, वो पाकिस्तानी नहीं है। अगर आप पासपोर्ट फाड़ रहे हैं, यू आर नॉट अ पाकिस्तानी। इफ यू आर नॉट अ पाकिस्तानी और आप पासपोर्ट फाड़ रहे हैं, देन यू आर एन एनिमी ऑफ पाकिस्तान। ट्रू, बहुत अच्छी बात की आपने। आपकी बातों में मुझे दो अल्फाज मिले, एक तो तरबियत का लफ्ज़ आपने यूज़ किया, तो आजकल ख़ास तौर पे बड़ा पेरेंट्स स्पेशली वालिदैन जो हैं अपने बच्चों के ऊपर एक स्ट्रेस डाला हुआ होता है उन्होंने कि भाई एजुकेशन, मेरा बच्चा इस स्कूल में पढ़ता है, मेरा बच्चा फ़लाँ स्कूल में पढ़ता है, मेरे बच्चे ने A+ लेना है, A ग्रेड्स हैं, O लेवल्स कराने हैं, A लेवल्स कराने हैं, एजुकेशन के ऊपर है भाई। उसके बस दिन रात करके उसको एक मेंटली टॉर्चर किया होता है, रोबोटिक उसको किताबें रट दी जाती हैं, जबकि तरबियत उससे कहीं बहुत दूर रह जाती है। तो कैन यू प्लीज़ लिटिल बिट थोड़ा सा इस पर रोशनी डालें कि एजुकेशन के साथ साथ तरबियत का भी होना लाजमी है। तो तरबियत जब नहीं होगी तो इसी तरह के सिनेरियोज हमें देखने को मिलेंगे। तो आप इसके ऊपर क्या रोशनी डालेंगे कि एजुकेशन वर्सेस तरबियत में क्या मौजना? बहुत बड़ा टॉपिक है, और ये इसके ऊपर मुझसे बहुत बड़े और बहुत सीनियर लोगों ने ऑलरेडी अपनी जो राय वो दी हुई है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ये इससे को रिलेशन में आपने बात की, तरबियत जो है वो आपको स्कूल में जाने से, अच्छे स्कूल्स में जाने से तरबियत का उससे कोई लेना देना नहीं है। तरबियत आपको घर पे मिलती है। और अगर घर में आपकी तरबियत आपको ये ना सिखा सके कि आपने अपने मुल्क से, अपने वतन से, अपनी माँ से मोहब्बत कैसे करनी है, तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर कोई भी एजुकेशन या कोई भी तालीम आपको कुछ भी सिखा सकती है। आप उससे कुछ भी नहीं लेंगे। आप चाहे जितना मर्जी पढ़ लिख जाएं, आप सिर्फ आपने रटे मारे हुए, आपने उससे कुछ गेन नहीं किया हुआ। तालीम जो है और इल्म, इसमें बड़ा फ़र्क है। एजुकेशन और इल्म जो है वो अल्लाह ताला की अता है, और अल्लाह जिसे चाहता है वो, अदरवाइज तो आप किताबों से हासिल कर सकते होते तो आप को ये दुआ ना सिखाई जाती, रब्बे ज़िदनी इल्मा। इल्म जो है वो अल्लाह ताला की अता है। बस मैं इतनी बात करूँगा, ये तो फिर इससे ऊपर मैं अगर कोई बात करूँगा तो वो छोटा मुँह बड़ी बात वाली बात है। और ये हमसे बड़े स्कॉलर्स और बहुत सारे लोग जो हैं वो इसके ऊपर बात करते हैं। तरबियत के ऊपर प्रोफेसर डॉक्टर रफ़ीक अख्तर साहब ने बड़ा अच्छा, उनका लेक्चर मौजूद है। मैं कोशिश करूँगा वो लिंक मैं दे दूँ अपनी टीम को, वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे इस वीडियो के। तो वो जो बात कर रहे हैं बिल्कुल, यानी पाकिस्तान में जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है वो ये है कि हम सिंसेरिटी की ज़रूरत है। हमें जो है वो हम अभी यहाँ पे ये हमें मौका मिलता है ना, तो मे भी वो शायद ग्रूमिंग इस तरह की हुई हुई है कि मफाद परस्ती इतनी है कि जैसे ही मौका मिलता है हम मुल्क छोड़ के भागने को तरजीह देते हैं। ठीक है, अभी 6 लाख प्लस लोग यहाँ से जा चुके हैं, ठीक है। अब अगर तो ठीक है आप जा चुके हैं तो आप मजबूरी में गए हैं, यहाँ पे हालात जैसे भी हैं, ज़ाहिर है हम सर्वाइव कर रहे हैं, सर्वाइव करना हो तो सर्वाइव किया जा सकता है। ठीक है, आप नहीं कर पाते थे, आपने 25-30, बल्कि वो कितने पैसे वो आप बता रहे थे, 70 लाख फॉर द यूके, 70 लाख रुपए आपने यूके जाने पे लगा दिया। 70 लाख रुपए में यहाँ पे स्टूडेंट वीजे पे, वो भी स्टूडेंट वीजे पे। बहरहाल एनीवेज दैट्स योर चॉइस, हम उसके ऊपर बात नहीं करते। आप जा रहे हैं, अच्छी बात है, बट आप जाएं तो आप कम अज कम वहाँ जाके पाकिस्तान को, आपके दिल में मोहब्बत इतनी वो चली गई। मैं इस चीज़ को ये समझता हूँ कि ये वो चीज़ है कि आप या तो आपके दिल में कभी मोहब्बत थी नहीं पाकिस्तान के लिए,
कभी वो हुआ ही नहीं आपके जहन में, मतलब आप वेस्टर्न कल्चर से इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं और इतना ज़्यादा आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार हैं कि आपको वहाँ जाते ही जो है आपने कहा कि बस अब मैं सही जगह पे आ गया हूँ, अम्मी अबू तो यहाँ थे मेरे, ठीक है। तो बस इसके ऊपर ज़्यादा मेरा ख्याल है इससे क्या बात की जा सकती है। तो अब थोड़ा सा मेरे ख्याल में हम रियल एस्टेट के ऊपर आते हैं, थोड़ा सा जनरल बात करते हैं। ज़रूर। उसके ऊपर ये कि जैसे आजकल हमें सुनने में आता है कि जो बढ़ती हुई पेट्रोल की स्पेशली जो प्राइसेस है, ऑब्वियसली जब उसकी प्राइस जब ऊपर जाती है तो ये हर चीज़ को इफेक्ट करती है। तो ये जो बढ़ती हुई पेट्रोल की कीमतें हैं, इसके महंगाई के ऊपर क्या असरात अभी आने वाले दिनों में पड़ेंगे, ऑल्सो ऑन रियल एस्टेट? अच्छा, रियल एस्टेट के ऊपर जो है वो पेट्रोल की कीमतें, ओवरऑल महंगाई से क्या असर पड़ता है वो तो बड़ा उसका सिंपल सा वो है। रियल एस्टेट के अंदर ख़ास तौर पे हम इन्वेस्टमेंट को जो वो करते हैं ना, अभी पेट्रोल का क्या असर होगा या बाकी चीज़ों का क्या होगा ये तो खैर एक तो वक्त बताएगा, और फिर ये जो एक्सपर्ट्स हैं वो फिगर्स दे सकते हैं। मैं इन हालात को जो करंट क्राइसिस है इसके अंदर उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। मेरा ख्याल है आपका इशारा भी उसी तरफ है। सो पॉइंट ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट में भी जो इन्वेस्टमेंट्स आजकल मौजूद हैं, इसमें डिफरेंट तरह की इन्वेस्टमेंट मौजूद है। एक तो आप जो है वो एक फाइल्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, एक ऐसी होप के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, यानी होप ऑफ द प्लॉट। प्लॉट इटसेल्फ वो नहीं होता, या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट वो इटसेल्फ नहीं होती, इट्स अ होप ऑफ अ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। यानी वो आप छोटी छोटी अमाउंट्स के साथ करते हैं ताकि लमसम अमाउंट सबके पास तो नहीं होती जी। मैं अगर कहीं पे इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ तो मेरे पास 2-2.5 करोड़ 3 करोड़ रुपया नहीं है, तो मैं उसके लिए कोशिश करूँगा डाउन पेमेंट अरेंज करूँ 30-32 लाख और उसके बाद इंस्टॉलमेंट्स में करूँ तो मेरे पास 2.5-3 करोड़ की प्रॉपर्टी जो है वो बन जाएगी। बट वो प्रॉपर्टी 2.5-3 करोड़ के बाद बनेगी, एट द टाइम या ड्यूरिंग द इंस्टॉलमेंट प्लान इट्स अ होप ऑफ दैट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, यानी इट्स एन अपॉर्चुनिटी जो मैं लेना चाह रहा हूँ ऑन द इंस्टॉलमेंट बेसिस कि मैं एक चीज़ या एक प्रॉपर्टी जो है वो बना लूँ। ड्यूरिंग दैट अगर मैं उसको कंसिडर करूँ कि मैंने वो बेचा और उसमें मुझे नुकसान हो गया या वो हो गया, तो रियल एस्टेट में मुझे नुकसान नहीं हुआ बेसिकली, मेरे उस प्लान में हुआ, उस पेमेंट प्लान में हुआ जो पेमेंट प्लान मैंने लिया हुआ था। और वो पेमेंट प्लान जो है वो किसी भी शेप में हो सकता है, वो फाइल की शेप में हो सकता है, वो आप किसी के साथ जो है वो किसी को टाइम फ्रेम के अंदर बाउंड करके आप 1 साल 1.5 साल 2 साल की इंस्टॉलमेंट के ऊपर आपको चीज़ उठा लेते हैं, कुछ भी है। तो उसके अंदर आपको रियल एस्टेट ने नुकसान नहीं दिया, ये ज़हन में रखना है। तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि मार्केट की करंट सिनेरियो जो है उसके अंदर रियल एस्टेट में जो इस्लाम आया, मैंने देखा बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स जो हैं उसके ऊपर बड़े बड़े सीनियर लोग जो हैं वो बात करते हैं 60% जो है वो रियल एस्टेट गिर गई, जबकि ये सिर्फ और सिर्फ जस्टिफिकेशन है। मैं ये आपको बताऊं, कोई 60 इन हालात में भी 60%, 50%, इवन 40% तक भी रियल एस्टेट की वैल्यूज़ नहीं गिरी। ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि रियल एस्टेट की वैल्यू जो है वो यहाँ इतनी ज़्यादा गिर जाए। अगर यहाँ पे रियल एस्टेट की वैल्यू गिरी है तो उन प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी क्यों नहीं है जो एक्चुअल ऑन ग्राउंड प्लॉट्स थे। उन प्लॉट्स की बहरिया टाउन के अंदर एम ब्लॉक के प्लॉट्स जो है वो आज भी 75 लाख 80 लाख रुपए रेट है, क्यों है? सही बात, मतलब आज से 1.5 साल 2 साल पहले भी ये रेट्स थे, ठीक है, रेट्स ऊपर नहीं गए, स्टॉप हो गए, रुक गए, क्योंकि परचेजर नहीं है मार्केट में। हम ये समझते हैं कि इन्वेस्टर मार्केट के अंदर मौजूद है जिसको ये समझ है कि इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए क्योंकि आपको सस्ती प्रॉपर्टी मिल रही है, आपको मार्केट रेट से कम प्रॉपर्टी मिल रही है। इस टाइम मार्केट का रेट जो है उस 75 लाख वाले प्लॉट का 90 लाख होना चाहिए था, वो नहीं जा सका 90 लाख के ऊपर, लेकिन आज भी वो 75 लाख से नीचे नहीं गया। बहुत सारी ऐसी और मिसालें मौजूद हैं, ऑन ग्राउंड प्लॉट्स हैं वो नीचे नहीं गए। हाँ, जहां तक फाइल्स का ताल्लुक है, फाइल्स में नुकसान होता है। अब फाइल्स में कैसे नुकसान होता है, मैंने गुलबर्ग रेंज के ऊपर एक वीडियो की थी बड़ी डिटेल्ड, और उसमें मैंने एक साइकिल समझाया था कि वो क्या होता है कि 10, 12, 15 जो बड़े डीलर्स हैं, बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो मिलके मार्केट से फाइल्स उठा लेते हैं। और ये एक्चुअल में हुआ है, मैं ये खुद से नहीं बता रहा, ये मार्केट के अंदर जो गुलबर्ग ग्रीन्स के अंदर हुआ है और बहुत सारे लोग इससे इफेक्ट हुए हैं। तो उसमें होता ये है कि 10, 12, 15 लोग जो हैं वो मिलके फाइल्स उठा लेते हैं और फिर जब मार्केट में फाइल कोई नहीं रहती तो अपनी मर्जी का रेट निकालते हैं, वो कहते हैं जी रेट ये होगा। अब थोड़ी बहुत जो मार्केट में होंगी तो वो जाहिर है बेचने वाला तो कहेगा कि अच्छा इतने की बिक रही है तो मेरी भी इतनी की जाए, लेकिन एज अ होल इन जनरल एक वो बनाते हैं, एक फेक रेट जो है वो बनाते हैं। जैसे कि 20 लाख वाली चीज़ थी, उसका रेट 40 लाख निकाल दिया, डबल निकाल दिया। अब वो बिकना शुरू हुई तो 38 में बिकना शुरू हुई, 40 पे गई, फिर 45, लेने वाले ने 45 की दी, उसने आगे 50 की दी। करते करते एक हाइप बनी कि जी इसके रेट तो बड़े तेज़ जा रहे हैं ऊपर गुलबर्ग ग्रीन्स के, आए जी यहाँ पे फाइलें उठाते हैं। डबल ए ब्लॉक की फाइल्स जो हैं ये जाती गई और ये 50 लाख को टच करना शुरू हो गई।
ठीक है। इसी तरह से 7 मरला की फाइलें, 1 कनाल की फाइलें, जो नॉन पोजेशन फाइलें हैं, वो कहाँ उनके रेट चले गए। मुझे कॉल आई मेरी उस वीडियो के बाद और मैं इतना परेशान हुआ। उन्होंने कहा कि मैंने अपना घर बेचा, मुझे एक डीलर ने कहा कि आप यहाँ पे फाइल्स ले लें, आप इसके ऊपर पोजेशन मिलने वाला है, हमें अनाउंसमेंट आ गई है अंदर से, इनको अंदर की खबरें आती हैं, इनको भी वो नजम सेठी वाली चिड़िया जो है वो डीलर्स के पास भी बैठी होती है। तो उन्होंने कहा जी हमें बड़ी खबर आई हुई है और यहाँ पे जो है ना हमें पोजेशन मिलने वाला है, तो आप इस पे ले लें। और उन्होंने जब मुझे बताया कि मैंने वो सब कुछ, वो अपना घर जो था वो मेरी जमा पूंजी मैंने बेच के फाइलें उठा ली, अब ये जा रही हैं 40-40 लाख रुपए नुकसान में जा रही हैं, इससे भी ज़्यादा नुकसान में जा रही हैं, वो शायद अभी भी सुन रहे होंगे जी। ठीक है, इतना नुकसान उन्होंने उठाया और वो डीलर भी आगे पीछे। अब जाहिर है अब वो क्या हुआ कि जब मार्केट इस तरह के सिनेरियो में, ये मफाद परस्त लोग हैं जिन्होंने ये नुकसान पहुंचाया, फाइलें उठा ली और उसके बाद जब मार्केट में रीसेल में गए, पता होता है वुलबर्ग ग्रीन जैसी सोसाइटी दोबारा नए ब्लॉक्स तो नहीं निकालेगी, जो हो गया वो हो गया। तो अब वो फाइलें उन्हीं के हाथ में थी, इन्हीं के कंट्रोल में थी, इन्होंने उसके ऊपर रेट बना लिया। अब जब मार्केट के अंदर ये सिनेरियो आया कि बायर कम होना शुरू हुआ, तो सबसे पहले ये मफाद परस्त टोला जो है मार्केट के अंदर सस्ते दामों फाइलें फेंक के चला गया। ठीक है, इन्होंने कहा जी हमें 20 में पड़ी हुई है, हम 22 में दे के चले जाते हैं, चले। जब इन्होंने 22 में मार्केट में फेंकनी शुरू की तो अवेलेबिलिटी आ गई, जिसने 22 में लिया वो 23 में बेचेगा, 24 में बेचेगा। आज इस टाइम 23, 24 या 25 से ऊपर का रेट नहीं चल रहा। ठीक है, डबल ए ब्लॉक के अंदर जी। तो वो लोग जिन्होंने लिया, फैसल हिल्स में देखें, वहां भी सेम सिनेरियो है जी। वहां भी ऑन ग्राउंड प्लॉट के ऊपर, पोजेशन वाले प्लॉट के ऊपर आपके साथ ये सिनेरियो नहीं हुआ, फाइल्स के ऊपर हुआ है। और फाइल्स जो है वो 50-55 लाख पर जाकर अब 32-33 पे फिर आई हुई हैं। कितना नुकसान है। ठीक है, अब ये सारा नुकसान है ना, इसमें मतलब 2 मिलियन 48-49 लाख की इन्वेस्टमेंट तो अपनी हुई भी, मैं अपनी बात कर सकता हूँ कि वो माइनस में अभी इस टाइम जी। ठीक है, सो ये सिर्फ ये नहीं कि मार्केट के अंदर लोगों के साथ हुआ है, मतलब हम खुद भी ज़ाहिर साथ साथ करते हैं, तो हम भी फेस कर रहे हैं ये चीज़। लेकिन ये वो चीज़ थी कि जो उस टाइम चल रही थी। अब जाहिर है जब आप चल रही होती है चीज़, तो अगर मैंने 2 प्लॉट्स लिए हैं तो मैं भी लाइक आई एम वन ऑफ, मैं भी इंसान हूं, मैं भी इंसान हूँ जाहिर है, और मेरे जैसे लोग और जो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं सब इंसान है ना। तो जब आप देखते हैं मार्केट के अंदर एक सिनेरियो और एक हाइप बनी हुई होती है, उसके अंदर आप जाते हैं, तो उसके अंदर फिर अब फाइल्स के ऊपर एक्सपेक्टेशन ये रखना कि यही वाली चीज़ जो है ये ऊपर चली जाएगी, इसका आपको फिर ज़्यादातर यही होता है कि एंड ऑफ द डे जो रॉन्ग एक्सपेक्टेशन होती है, फिर आप उसको डालते हैं रियल एस्टेट के खाते में। फाइल को रियल एस्टेट के खाते में आप नहीं डाल सकते इनिशियली। फाइल इज फाइल, फाइल जो है वो आपकी होप ऑफ कन्वर्जन टू रियल एस्टेट है। ठीक है, और फिर रियल एस्टेट में आप जाते हैं जब ऑन ग्राउंड आपके पास पोजेशन आ जाता है, फिर आप मुझे बताएं कि ऑन ग्राउंड पोजेशन वाली प्लॉट जो है इवन ऐसी सोसाइटीज के अंदर जहां पे अभी यानी होप ऑफ लिविंग भी नहीं है, वहां पे भी रिहाइश भी नहीं है, लेकिन वहां भी आपके पास अगर पोजेशन वाला प्लॉट है तो वो नुकसान में नहीं है। ऐसा ही है। ये बहुत अच्छी डिटेल में बात की आपने और बड़ा अहम टॉपिक पे आपने बात की है इसके ऊपर। तो इसके ऊपर अच्छा दूसरा ये भी एक और ये फाइल की आपने बात की, तो इसी से एक और सवाल निकला है कि अक्सर लोग देखने में आए, वो चाहे किसी भी सोसाइटी में, ख़ास तौर पे बेसिकली जो बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ हैं, आई वोंट नेम देम, क्योंकि हम खुद उसका मतलब उसी मार्केट में बैठे हैं, हमें लोग कहते हैं कि भाई वो फ़लाँ साहब हैं, फ़लाँ कंपनी है, वो एक फ़ाइल दे रहे हैं, उसके साथ दूसरी फ्री दे रहे हैं, तो आप हमें ये इस पर आप ये क्या डिस्काउंट हमें दे रहे हैं, आप हमें इस पर क्या फ़ाइल ऑफ़र कर रहे हैं। तो ये जो फ़ाइल के ऊपर एक फ़ाइल आपको एक डीलर चिपका देते हैं और एक वो एक बड़ा एक एक उसके अंदर एक आपके लिए अट्रैक्शन पैदा करते हैं ड्यूरिंग देयर सेल पिच कि हम आपको आप हमसे ये फ़ाइल लें और इस फाइल के बदले हम आपको एक फ़ाइल फ्री देंगे प्लॉट की, और जिसकी नज़र में हमारे अक्सर जो क्लाइंट्स हैं, भाई बहन हैं, जिनको समझ नहीं आती, मगर आप काइंडली बताएं कि वो क्या उनके साथ होता है, व्हाट डू दे फेस इन द एंड एंड व्हाई दिस शुड स्टॉप रियली। ये एक एजुकेशन के तौर पे एक मैसेज आपका, क्या आप इसके बारे में मैसेज देना चाहेंगे? अच्छा, ऐसा है कि एक चीज़ तो मैं पिछले आपके क्वेश्चन से और जो मैंने उस पर वो आपको वो किया उससे रिलेट करूँगा कि जो मैंने बताया ना कि जो फाइल्स सिस्टम के अंदर इन्वेस्टमेंट, और फिर इसके अंदर जो नेक्स्ट चीज़ है बनती है वो ये बनती है कि इसको फिर इसको कैसे जज किया जाए, या आप इन्वेस्ट करना तो चाह रहे होते हैं ना, तो फिर इसमें फ़ायदा कैसे होता है या इसमें नुकसान कैसे होता है, और क्या उसमें इसका वो क्या होना चाहिए, यानी कि मेजरमेंट क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि यहाँ पे इस प्राइस पे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। पहले तो मैं उस पर बात करता हूँ और फिर ये फाइल्स के ऊपर मैं आपका आता हूँ। मेजरमेंट क्राइटेरिया जो है वो ये होना चाहिए मेरी नज़र में
कि लेट से कि अगर मतलब ये मैं अपना एनालिसिस बता रहा हूँ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जो मैंने मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज़ को एनालाइज किया है, उनकी जो प्राइसेस ऊपर गई हैं वो कैसे ऊपर गई हैं, उसके अंदर क्या चेंजेस जो हैं वो देखने को मिली हैं, उसकी बेसिस पे मैं ये सेफली कह सकता हूँ कि अगर आप इस फार्मूले को, ये मैं फार्मूला आपको देने जा रहा हूँ कि जिसके अंदर आपको कभी नुकसान नहीं होगा अगर आप इस फार्मूले को फॉलो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल किसी भी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर जहां भी आपको इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर चीज़ मिल रही हो और वो शहर से दूर हो, तो आप ये देखें अभी इस्लामाबाद रावलपिंडी की मार्केट में उसकी प्राइस जो है वो अगर आपको जनरली 5 मरला या 8 मरला की ओवरऑल प्राइसेस से कम मिल रही हो और अच्छी खासी कम मिल रही हो, तो आपको वहाँ पे इन्वेस्ट कर लेना चाहिए अगर वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है। डेवलपमेंट इज़ दी ओनली क्राइटेरिया जो आपको ज़हन में रखना चाहिए कि डेवलपमेंट आपको इफेक्ट करेगी, बाकी चीज़ें आपको इफेक्ट नहीं करेंगी। बाकी चीज़ें वो भी मैं बताता हूँ कैसे, बट ये है कि अगर जहाँ पे डेवलपमेंट हो रही हो वहाँ पे आपको, और प्राइस कम हो, वहाँ पे आपको ले लेना चाहिए इंस्टॉलमेंट के ऊपर। जब आप इंस्टॉलमेंट पे ले लेते हैं एक बेस रेट उसका सेट हुआ होता है कंपनी की तरफ से। अब वो बेस रेट क्या है, मिसाल के तौर पे किसी प्लॉट की रेट है 20 लाख रुपया, आपने 20 लाख रुपया इंस्टॉलमेंट पे ले लिया, अब वो डीलर्स को भी उसी रेट पे मिला, वो हर किसी को 20 लाख रुपए के रेट के ऊपर मिला, तो जब वो मार्केट में आई 20 लाख के ऊपर है तो वो 20 लाख से नीचे नहीं जाएगा। पहली चीज तो ये है, ठीक है। अब जब वो 20 लाख का एक रेट सेट हो गया और आपने 20 पे लिया हुआ है, तो ये आपको नुकसान नहीं देगा, आप आराम आराम से इंस्टॉलमेंट इसके क्लियर करें और वो जाएं। तो पहली चीज़ तो ये है कि फाइल के अंदर जब आप ये जाते हैं, सो फर्स्ट हैंड जो बायर होता है उसको इस तरह का नुकसान नहीं होता कि जिस तरह के नुकसान जो है वो रीसेल में परचेजर्स को हो जाते हैं, जैसे फैसल हिल्स में है, जैसे गुलबर्ग ग्रीन्स में है, जैसे और बहुत सारी सोसाइटीज़ के अंदर जहाँ पे ये वो आता है। फिर ये देखने वाली बात है कि वो कैसे जज किया जाए कि जो रीसेल वाली फाइल है उनका रेट सही ऑफर हो रहा है या नहीं हो रहा। तो उसके अंदर ये क्राइटेरिया आपको होना चाहिए, जैसे कोई भी सोसाइटी है जहाँ पे आबादी है जी, जहाँ पे अभी आबादी शुरू हुई है, 400-500 घर वहाँ पे हैं, जहाँ पे कमर्शियल शुरू हो चुका हुआ है, वहाँ पे आपको आपके प्लॉट का जो 5 मरले का रेट होना चाहिए। रावलपिंडी इस्लामाबाद की विसिनिटी की बात कर रहा हूँ मैं, ओवरऑल पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा जी। रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर जहाँ पे आबादी अब शुरू हुई है, 400-500 घर बने हुए हैं, जहाँ पे कमर्शियल है, वहाँ पे आपको 35 लाख से 40 के दरमियान आपको 5 मरले का प्लॉट मिल जाना चाहिए, ठीक, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। आबादी अब शुरू हुई है, 400-500 घर हैं और ये इस रेंज में मिलते हैं प्लॉट्स, ठीक। ये मैं वो रेट्स बता रहा हूँ जिस रेट्स के ऊपर आपको नॉर्मल जो आम किसी भी जगह पे आप चले जाएं तो इस रेट के ऊपर आपको यहाँ पे वो मिल जाते हैं। फिर क्या होता है कि जब आबादी बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है, अवेलेबिलिटी ऑफ प्लॉट्स कम होते हैं, ठीक है, तो ये प्राइस जो है 800,000 घरों के बाद या कमर्शियल एक्टिविटीज तेज होने के बाद या कुछ ऐसा वहाँ पे आ गया जहाँ पे फुटफॉल आ गया, कोई ऐसी चीज़ जैसे कोई पार्क आ गया जहाँ पे लोगों ने आना शुरू कर दिया, या मार्केट ऐसी बन गई जहाँ पे लोगों ने बहुत ज़्यादा विजिट करना शुरू कर दिया, तो फिर आपकी प्लॉट की प्राइस जो है वो इससे भी ऊपर चली जाती है। बहरिया की एग्जांपल देख लें, बहरिया के अंदर जितने भी रेट्स गए हैं वो इसी तरह से स्लोली और ग्रेजुअली ऊपर गए हैं। कभी 35 लाख 30 लाख 35 लाख जिन प्लॉटों के रेट हुआ करते थे, आज 75-80 लाख रुपए रेट हैं। इसी तरह से अभी जहाँ पे रोज़ गार्डन पीछे अगर आप फेज 8 एक्सटेंशन की तरफ जाएँ और अवामी विलास 3 जो बने हुए हैं उससे पहले रोज़ गार्डन का जो एरिया है वहाँ पे भी 55 लाख इस तरह से रेट चल रहा है, 50-55 लाख। तो ये भी वहाँ पे भी कमर्शियल एक्टिविटी स्टार्ट होने वाली है। नया पाकिस्तान के वहाँ पे वो अपार्टमेंट्स भी बने हुए हैं, नया पाकिस्तान हाउसिंग वाले, और वो भी कंप्लीट होने वाले हैं जो बैरियर टाउन बना के दे रहा है। सो वो भी कंप्लीशन के उस मराहल में है। तो उसके बाद कमर्शियल एक्टिविटी जैसे वहाँ पे जाएगी तो उसकी प्राइसेस भी इसी तरह से चली जाएंगी। सो आबादी के साथ जो आबादी और अवेलेबिलिटी ऑफ प्लॉट्स, इसके साथ डायरेक्टली ये रिलेटेड होती है प्लॉट्स की प्राइसेस। तो अवेलेबिलिटी कम होगी, जैसे ही डिमांड ज़्यादा होगी तो प्राइस ऊपर जाएगी, ठीक है। सो अब आप देखते हैं कि जहाँ भी आप जाते हैं आप देखते हैं कि वहाँ पे तो प्लॉट ही प्लॉट पड़े हुए हैं, ढेर लगा हुआ है प्लॉट्स का, और आपको पता चले कि नहीं जी इसके पीछे डेवलपर भी बहुत बड़ा है, इसको आपको बताया जाए कि मतलब शुगर कोटेड आपको इन्फॉर्मेशन आ रही हो, तो आप बिल्कुल ये यकीन ना करें कि यहाँ पे 60 लाख का प्लॉट हो सकता है, 5 मरले का नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसी सोसाइटीज में आप अगर 60 लाख रुपए में कोई चीज़ लेते हैं, आप ये ज़रूर ज़हन में रखें कि या तो उसके साथ वो बिल्कुल ऐसी लोकेशन के ऊपर हो कि जिसका मुतबादिल कोई नहीं हो सकता, ठीक है। वो बिल्कुल 1 in a million ऐसी चीज़ें आती हैं कि जिसका मुतबादिल कोई नहीं हो सकता। जैसे कि वो किसी ऐसी जगह पे, जैसे आप उसका नियरेस्ट लैंडमार्क जो है वो बड़े एक्सपेंसिव जगह हों और वहाँ पे आपको जो है वो ये प्राइस, जैसे 2-2.5 करोड़ 3 करोड़ प्लॉट्स की प्राइस हो और आपको वो 60-70 लाख में वहाँ पे प्लॉट मिल रहा हो, तो वो तो
जाहिर है को रिलेट आप करेंगे उसके साथ जी। ठीक है। लेकिन किसी नई जगह पे जैसे हमने कहा कि शहर से दूर हो और इस तरह के डिस्टेंस के ऊपर आपको कोई कहे कि यहाँ पे बन तो गया है, प्लॉट्स रेडी हैं, आपका प्लॉट यहाँ पे 60 लाख रुपए मिल रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे इसको टाइम लगेगा 60 लाख को पहुंचने में। तो आप अगर महंगा खरीदेंगे तो पहले तो आप वो जो गैप आपने महंगा खरीदा होगा पहले वो रिकवर करेंगे और उसके बाद उधर जाएंगे। बाकी ये जो फाइल्स के ऊपर जो आपने क्वेश्चन किया कि जो फाइल्स के साथ कुछ वो देते हैं बुकिंग, ये बुकिंग ले लें 10 मरला की ले लें तो 4.5 मरला की फ्री मिल जाएगी, 5 मरला की ले लें तो 3.5 मरला की फ्री मिल जाएगी। ये वो जो कहानियाँ होती हैं डीलर्स की, ये तो खैर कहानियाँ अपनी जगह पे, और ये कहानियाँ जो हैं ये नुकसान पहुंचाती हैं एंड कस्टमर को जिससे प्लॉट लेना होता है। और उसकी वजह ये है कि वो जो इस तरह वाली जो स्कीम्स हैं बेसिकली आपकी नीड नहीं होती। बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि आपने सुना और आपको ये कहा गया कि ये चीज़ इस तरह से हम आपको दे रहे हैं। अब उसके अंदर क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल 2 प्लॉट्स हैं, ये 2 प्लॉट फाइल्स हैं जिनको परचेज किया हुआ है डीलर ने या किसी भी एजेंसी ने, जो भी है वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट के ऊपर परचेजिंग हो जाती है, ज़ाहिर है इसी तरह से हम भी गाइड करते हैं। तो उसके अंदर वो 2 की सेम प्राइस बना के वो 2 in 1 ऑफर जो है वो निकाल देते हैं। ठीक है। अब 2 in 1 ऑफर के अंदर सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ऑफर जो है वो डाउन पेमेंट तक महदूद होती है जी। आगे इंस्टॉलमेंट प्लान भी होता है। तो अब ये होता है कि आपने जहां पे एक प्लॉट की 20,000 किस्त देनी है उसके साथ आपको 10,000 या 12,000 या 15,000 एक और किस्त ऐड होगी है मंथली। और फिर आपको जो नहीं बताया जाता ज्यादातर वो 6 माह वाली किस्त नहीं बताई जाती कि यार 6 माह बाद भी एक किस्त आती है। बहुत सारे सिनेरियोज के अंदर, बहुत सारी इंस्टॉलमेंट प्लान के अंदर क्वार्टरली प्लान होता है, बलून पेमेंट जिसको बोलते हैं। हाँ, क्वार्टरली प्लान में तो ये होता है ना कि आपकी सारी थ्रू आउट क्वार्टरली चलता रहेगा, लेकिन वो बहुत बड़ी इंस्टॉलमेंट होती है। जैसे फैसल टाउन फेज 2 की देखें 1,20,000 इंस्टॉलमेंट है। लेकिन बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज होती हैं जो रिलीफ देती हैं, इंस्टॉलमेंट प्लान कम रखती है, मंथली तो कम रखती हैं, लेकिन उसके साथ एक बैलून पेमेंट भी होती है। जैसे 20,000 आपकी माना है तो ₹1,00,000 की बैलून पेमेंट है। अब जिस महीने तो बैलून पेमेंट आनी है ना एक की, उसके साथ आपने दूसरी भी देनी है। ₹1,00,000 एक देनी है, 60,000 दूसरी भी देनी है। तो 1,60,000 आपने देना है। इवेंचुअली क्या होगा कि आप कहेंगे कि अच्छा यार एक चला लेते हैं दूसरा रहने देते हैं। अब जो दूसरा आपने लिया था उसमें भी आपने कुछ ना कुछ पेमेंट तो कर दी, अब वो पेमेंट आपकी नुकसान देगी इवेंचुअली, जाहिर माइनस में जाएगा। माइनस में कैंसिलेशन में कई लोगों के कैंसिलेशन में गई हैं फाइलें, उनको आधे पैसे भी नहीं मिले, उसके नहीं मिलते। तो आपको क्या फायदा हुआ उस डिस्काउंट का या उस फ्री बुकिंग का जो आपको इनिशियली ऑफर की गई थी? कोई फायदा हुआ आपको? अगर तो नीड है फिर तो बिस्मिल्लाह, कोई इशू नहीं। ठीक है। अगर नीड नहीं है तो फिर जो एक्चुअल डिस्काउंट के तरीकाकार सोसाइटीज की तरफ से होते हैं उसके ऊपर चलना चाहिए। सोसाइटी अगर कहती है कि हम इंस्टॉलमेंट के ऊपर इतने % डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है, बाय ऑल मींस आप लें। हम भी ऑफर करते हैं डिस्काउंट्स और कंपनीज भी ऑफर करती हैं डिस्काउंट्स, वो लेने चाहिए, लेकिन कतई तौर पे इस तरह की चीज़ों में इंडल्ज नहीं होना चाहिए। और फिर ऐसे होता है कि ज़्यादातर जो ये लोग काम कर रहे हैं ये तो फिर देते भी नहीं है ना, बुकिंग आपसे कमिटमेंट कर लेते हैं। ठीक है। ऐसे कई मिसालें हमारे पास कॉल आती हैं, जी हमें उन्होंने ये कमिटमेंट की थी उसके बाद दिए नहीं। भाई वो पर्सनल कमिटमेंट है आपकी। सोसाइटी ऐसा कुछ भी ऑफर नहीं कर रही। आप सोसाइटी को कहें कॉल करके जी वो हमें इन्होंने ये डील नहीं दी, ये डील ऑफर हुई थी, बट डील जो है वो इट्स बिटवीन 2 पीपल। ठीक है। इट्स नॉट बिटवीन द सोसाइटी एंड द एंड कस्टमर। सोसाइटी ने एंड कस्टमर के साथ जो रजिस्ट्रेशन फिल होनी है उसके अगेंस्ट उन्होंने कमिटमेंट देनी। जब अगर किसी डीलर के थ्रू आपने की है और यानी वो डीलर और आप 2 पार्टीज हैं, दोनों के दरमियान एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के जरिए रजिस्ट्रेशन की डाउन पेमेंट आपने पे की, उन्होंने फॉर्म फिल करके जमा करवाना था, उन्होंने एक जमा करवाया है, तो ये आपकी आपस की डील है, इसमें सोसाइटी आपके ऊपर कुछ नहीं करेगी। आपने जो भी करना है वो फिर आपने खुद इसका हल करना है। तो बेहतर नहीं है कि पहले ही समझ लें। ठीक है। नुकसान बाद में होता है तो उसमें आपका हिस्सेदार कोई नहीं होता। ऐसा ही है। ठीक है। जैसे आप प्रॉफिट में किसी को हिस्सा नहीं देते, नुकसान में आपको हिस्सा कोई नहीं देता। आपका नुकसान में हिस्सा कोई नहीं भरेगा। तो ये चीज़ जो है ये इसको खुद समझना चाहिए। इन्वेस्टमेंट करनी है, रियल एस्टेट में करनी है तो रियल इन्वेस्टमेंट करें। इसी के साथ आज का हमारा प्रोग्राम अख्ताम की तरफ पहुंचता है। अपने मुल्क के साथ मोहब्बत करें, माँ बाप की खिदमत करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे और EFS टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।